हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैनिया पर। इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस लेकर आए हैं। ये प्रीवियस वीडियो का एक्सटेंशन है। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें कि हमने रिलेशन एंड फंक्शंस की डेफिनेशंस को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा था। इसके अलावा हमने कुछ एल्जेब्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स और उनके डोमेन और रेंज इसको डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डोमेन और रेंज से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। हम उनके डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। हम अपने डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मजबूत करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें रियल और रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम जिन फंक्शंस के इस वीडियो में डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। अब मैंने तो रियल वैल्यूड फंक्शन यहाँ पे वर्ड यूज़ करा, लेकिन अगर किसी बच्चे को यही नहीं पता कि रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं तो फिर आगे डोमेन और रेंज की बात करना जो है सही नहीं होगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा रियल एंड रियल वैल्यूड फंक्शंस। इसको हम डिस्कस करेंगे कि रियल फंक्शंस क्या होते हैं एंड रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं। इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है बेसिक ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शंस। जब हमें ये पता चल जाएगा कि रियल फंक्शंस क्या होते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं, फिर हम ऑपरेशंस की बात करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हम रियल फंक्शंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब हम रियल फंक्शंस के ऊपर बेसिक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो रियल फंक्शंस किस तरीके से बिहेव करते हैं उसको जानना। जो थर्ड पॉइंट होगा इस वीडियो में वो होगा फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज ऑफ सम रियल फंक्शन। देखिए यहाँ पर मैंने वर्ड यूज करा है रियल फंक्शंस। तो अगर किसी बच्चे को यही नहीं पता होगा कि रियल फंक्शंस क्या होते हैं और वो टॉपिक को डिस्कस कर रहा है कि रियल फंक्शंस के डोमेन और रेंज, तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं होगा। इसी वजह से मैंने सबसे पहले टॉपिक रखा है रियल एंड रियल वैल्यूड फंक्शंस की डेफिनेशंस हम यहाँ देखेंगे। इन दोनों फंक्शंस की डेफिनेशंस हम देखेंगे और एक एग्जांपल मैंने लिया है, और ये एग्जांपल जो है सेल्फ डिजाइंड है। इसको मैंने खुद मैंने ये सोचा कि भाई किस तरीके से बच्चे को फील कराया जा सके कि रियल और रियल वैल्यूड फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। इसके लिए मैंने काफ़ी सोच विचार करके एक एग्जाम्पल फ्रेम कराया है, और इस एग्जाम्पल के थ्रू आई होप आपको रियल एंड रियल वैल्यूड फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या है रियल एंड रियल वैल्यूड फंक्शन? ये दोनों अलग फंक्शंस हैं। पहले हम रियल फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शंस की डेफिनेशन देख लें, उसके बाद उसको थोड़ा एक एग्जाम्पल के थ्रू विजुअलाइज करेंगे और फिर आगे जो फर्दर 2 टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ए फंक्शन विच हैज़ आइदर आर यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अ फंक्शन विच हैज़ आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट्स, या फिर आर या फिर उसका कोई सबसेट, एज इट्स रेंज। अगर कोई फंक्शन है और उसकी रेंज या तो आर है या फिर आर का ही कोई सबसेट है, अगर ऐसा हमारे पास कोई फंक्शन है तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। मीन्स फंक्शन में आप डोमेन वैल्यूज कुछ भी रखें, आप इनपुट्स कुछ भी रखें उस फंक्शन में, बट आपका जो रेंज है वो आपके इमेजेस का जो सेट है वो रियल नंबर्स का सबसेट होना चाहिए, या फिर वो खुद रियल नंबर्स भी हो तो भी चलेगा। फर्दर, इफ इट्स डोमेन इज ऑल्सो आइदर आर और अ सबसेट ऑफ आर। देखिए यहाँ पर मैंने डोमेन के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाई थी। डोमेन यहाँ पर रियल नंबर या उसका सबसेट हो भी सकता है, या फिर कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने डोमेन के ऊपर भी कंडीशन लगा देनी है कि भाई वो रियल नंबर का सेट हो या सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, और साथ के साथ आपने पहली कंडीशन बनाए रखी है कि भाई रेंज जो है रियल सेट होना चाहिए या सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होना चाहिए, तो उस कंडीशन में जब डोमेन भी आपका रियल नंबर हो या रियल नंबर का सबसेट हो, तो उस कंडीशन में जो रियल वैल्यूड फंक्शन होगा वो रियल वैल्यूड फंक्शन रियल फंक्शन भी होगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। अ फंक्शन विच हैज़ आइदर आर or one of its subsets as its range is called a real valued function. Further, if its domain is also either R or a subset of R, it is called a real function. A real function is always a real valued function. बिल्कुल सही बात है। देखिए रियल फंक्शन में क्या है, डोमेन भी रियल
रेंज भी रियल। आपको रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए जस्ट रेंज रियल चाहिए, रियल नंबर या फिर उसका सबसेट रेंज। तो यहाँ पर तो डोमेन भी रियल नंबर्स का सबसेट है और रेंज भी रियल नंबर का सबसेट है रियल नंबर में सॉरी रियल फंक्शन में। इट मीन्स एवरी रियल फंक्शन इज ऑलवेज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, बट अ रियल वैल्यूड फंक्शन मे और मे नॉट बी रियल फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन अगर डोमेन भी रियल रखता है तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन रियल हो जाएगा, रियल फंक्शन हो जाएगा। और अगर कोई रियल वैल्यूड फंक्शन डोमेन रियल नंबर के सबसेट के फॉर्म में नहीं रखता है, यानी किसी रियल वैल्यूड फंक्शन का डोमेन रियल नंबर का सबसेट नहीं है, तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन जस्ट रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, वो रियल फंक्शन नहीं होगा। लेट्स टेक अ फंक्शन fx is equal to y where x belongs to group of English alphabet। देखिए मैं एग्जांपल लिया है ये, जिसके थ्रू मैं रियल और रियल वैल्यूड फंक्शन में डिफ्रेंशिएट करूंगा। हमने एक फंक्शन लिया है fx is equal to y where x belongs to group of English alphabet। यहाँ पर जो डोमेन वैल्यूज होंगी, जो x के लिए हम वैल्यूज पुट करेंगे, वो ग्रुप ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से आएंगे, यानी जो x वैल्यू बिलोंग करेगी ग्रुप ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिसमें 26 लेटर्स होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। एंड y बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स। और यहाँ पर आप जो भी अल्फ़ाबेट्स रखेंगे, आपको जो फंक्शन से वैल्यू मिलेगी, जो आउटपुट मिलेगा, वो ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर का ही कोई एलिमेंट होगा। सच दैट y इज द पोजिशनल नंबर ऑफ y ऑफ x। अब ये ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर किस रिलेशन से निकल रहा है, मतलब किस तरह का फंक्शन, किस तरह का रिलेशन है कि सच दैट y इज द पोजिशनल नंबर ऑफ x। ये जो y होगा ना, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो x की जगह पर आएगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसका पोजिशनल नंबर होगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में उसका पोजिशन क्या है x का, वो y होगा। इट्स अ लॉजिकल फंक्शन, और ये एक लॉजिकल फंक्शन है, नॉट एन एल्जेब्रिक फंक्शन। ये एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं है, ये एक लॉजिकल फंक्शन है, लॉजिक से आया है। द फंक्शन सेट इज लाइक, और जो हमारा फंक्शन सेट है, जो फंक्शन है, उसका रोस्टर फॉर्म इस तरीके का होगा। उसका जो रोस्टर फॉर्म है वो इस तरीके का होगा कि भाई ए है तो इसका पोजिशनल नंबर 1 है, बी है तो इसका पोजिशनल नंबर 2 है, एंड सो ऑन। जेड है तो उसका पोजिशनल नंबर जो है 26 है। क्लियरली द डोमेन इज नॉट रियल नंबर। देखिए डोमेन वैल्यूज जो है, अगर उसका एक सेट बना ले डोमेन वैल्यूज का, तो वो रियल नंबर्स नहीं है, वो तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। और एनी सबसेट ऑफ इट, ना ये रियल नंबर है डोमेन, ना रियल नंबर्स का सबसेट है। वेयर एज रेंज इज सबसेट ऑफ, रेंज जो है नेचुरल नंबर है, और विच इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। देखिए हमको रेंज में क्या मिला है, 1 to 26 के नंबर्स मिलेंगे, 1 2 3, ये हमारा रेंज का सेट होगा। और ये नेचुरल नंबर्स का रेंज इज नेचुरल नंबर का सबसेट है। एक्चुअली रेंज भी हमारी नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर का सबसेट है, बट क्योंकि खुद नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ रियल नंबर है, तो जो हमारी रेंज है वो भी जो है रियल नंबर्स का सबसेट होगी। अब आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पर। आई होप आपको रियल और रियल वैल्यूड फंक्शन के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो अब हम अपने सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं इस पार्ट 2 में। फॉर एनी 2 रियल फंक्शंस, अगर हमारे पास 2 रियल फंक्शंस हैं, यानी उनकी डोमेन भी रियल नंबर्स के सेट में से आ रही है, और रेंज भी जो है रियल नंबर्स के सेट में से आ रही है, और इस तरह के हमारे पास 2 फंक्शंस हैं f(x) एंड g(x). तो अगर हम उन दोनों फंक्शंस को ऐड करेंगे, तो ऐड करके जो हमें एक कंपोजिट फंक्शन मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, दोनों फंक्शन को आप एल्जेब्रिकली ऐड कर दो, माइनस के लिए आप एल्जेब्रिकली माइनस कर दो। अगर आप उन दोनों फंक्शन से एक कंपोजिट फंक्शन बनाते हैं और वो उनके मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है, तो आप जस्ट जो है दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं इस रिलेशन के लिए। लेकिन एक कंडीशन रहेगी यहाँ पर कि आपका ये जो फंक्शन है, ये कंपोजिट फंक्शन है, ये तभी वैलिड होगा जब आप x की ऐसी वैल्यूज रखें gx में जो कि आपको gx की वैल्यू 0 ना दे। क्योंकि अगर gx की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये जो कंप्लीट फंक्शन है, ये जो कंपोजिट फंक्शन है, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यानी कि देखिए मल्टीप्लिकेशन में fx और gx के ऊपर अभी फ़िलहाल कोई कंडीशन नहीं है कि x की वैल्यू इसका क्या रेंज होना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप डिवीजन करते हैं तो यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है कि gx की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप x की ऐसी वैल्यूज रखेंगे जहाँ पे gx 0 ना हो, कंप्लीट gx वैल्यू 0 ना बने। आइए एग्जांपल देखते हैं ऑपरेशंस के ऊपर। इफ fx इज इक्वल टू दिस, gx इज इक्वल टू दिस, फाइंड f प्लस जी, f माइनस जी, f अपॉन जी, जहाँ पर f g ये जो है रियल फंक्शंस हैं।
एफ प्लस जी एक्स, ये कंपोजिट फंक्शन कैसा आएगा, इन दोनों फंक्शंस को ऐड करके आएगा। ये फंक्शंस क्या हैं, एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, इनको अगर आप ऐड करेंगे प्लस वन माइनस वन से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आपको एक कंपोजिट फंक्शन मिलेगा जो कि रियल फंक्शन एफ और जी का कंपोजिट फंक्शन है एडिशन के द्वारा जो हमें मिला है। ऐसी अगर आप एफ माइनस जी एक्स करेंगे तो ये आपका एक एफ फंक्शन है, ये जी फंक्शन है और बाहर आपने माइनस लगाया हुआ है, ब्रैकेट ओपन होगी तो जो इंटरनल टर्म्स हैं वो अपने साइन चेंज कर लेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू आपको वैल्यू मिलेगी, देख सकते हैं आप। जब आप डिवीजन करेंगे तो एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, वेयर एक्स स्क्वायर प्लस वन नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और देखिए देखिए यहाँ पर जो है एक्स की आप कोई भी रियल वैल्यूज रख लीजिए, ये कभी भी जीरो होने ही वाला नहीं है। मीन्स बेशक हमने कंडीशन रखी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, वो किसी भी रियल वैल्यू एक्स की किसी भी रियल वैल्यू के लिए जीरो होने ही वाला नहीं है, क्योंकि देखिए कोई भी आप वैल्यू रखेंगे उसका स्क्वायर पॉजिटिव नंबर आएगा और प्लस उससे फिर एक ज़्यादा आपको नंबर मिलने वाला है। तो विच विल होल्ड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये नॉट इक्वल टू की कंडीशन है हमेशा सेटिस्फाई होने वाली है। आप एक्स की वैल्यू के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन फिलहाल तो नहीं रहेगा। अब हम इस वीडियो में जो है तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं, ये है फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज ऑफ सम रियल वैल्यूड फंक्शंस। और ये जो रियल वैल्यूड फंक्शंस होंगे ये रियल फंक्शंस भी हैं। देखिए रियल वैल्यूड फंक्शंस यानी कि आपकी रेंज वैल्यू जो है रियल होनी चाहिए, सबसेट ऑफ रियल होनी चाहिए। यहाँ पर ये जो रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं ये रियल फंक्शंस भी हैं, यानी कि इनकी डोमेन वैल्यू भी जो है हम रियल नंबर्स का ही सेट कंसिडर कर रहे हैं या रियल नंबर्स के सेट का कोई सबसेट कंसिडर कर रहे हैं। तो ये रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं और ये रियल फंक्शंस भी हैं। और इन एल्जेब्रिक फंक्शंस का हमको डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। देखिए डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने का सिंपल सा एक लॉजिक है, एक मेथड है। सबसे पहले आप देखिए डोमेन का मीनिंग क्या होता है। डोमेन का मीनिंग है कि एक्स की वो वैल्यूज जो फंक्शन को डिफाइंड रखें, फंक्शन डिफाइंड रहे, एक्स की वो सभी वैल्यूज जिनके लिए आपका फंक्शन डिफाइंड रहे, यानी कि फिजिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। और रेंज क्या होती है, रेंज होती है पॉसिबल आउटकम्स विद द कंडीशन दैट फंक्शन इज डिफाइंड। मीन्स आप डोमेन का जो सेट है उसको ध्यान में रखते हुए रेंज की पॉसिबिलिटीज देखते हैं। देखिए मैंने क्या बात बोली है, इसको ध्यान कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने भी बोला कि आप रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप अपने माइंड में इस बात को रखेंगे कि आपका जो फंक्शन है किस डोमेन सेट के लिए डिफाइंड है, यानी एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज है जिनके लिए आप वर्क कर रहे हैं। उन वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए अब आप देखेंगे कि मेरे पास आउटकम्स की, उस फंक्शन के आउटकम्स की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। उन पॉसिबिलिटीज का जो सेट होगा वो हमारा रेंज होगा। ये बात आपको फर्दर और अच्छे से समझ में आएगी, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, इस फंक्शन का हमको डोमेन भी फाइंड आउट करना है, यानी एक्स की वो वैल्यूज जो इस फंक्शन को डिफाइन रखती हैं। और फिर जब हमें वो वैल्यूज मिल जाएंगी उन वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि भी अगर ठीक है, अगर हम उन वैल्यूज को रखते हैं तो हमारे को रेंज का क्या सेट मिलने वाला है, रेंज के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसको इस तरीके से बोल सकते हैं हम एक सिंपल सेंटेंस में, डोमेन और रेंज क्या होते हैं। डोमेन होती है फिजिबल इनपुट्स और रेंज क्या होती है पॉसिबल आउटकम्स। तो आइए देखते हैं पहले एग्जांपल का डोमेन और रेंज। देखिए यहाँ फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। फंक्शन को एफ एक्स इज इक्वल टू दिस या फिर वाई इज इक्वल टू दिस ये लिख सकते हैं। ये वाईज का जो सेट होगा वो हमारा रेंज होगा और एक्स के वैल्यूज का जो सेट होगा वो हमारा डोमेन होगा। तो इट इज क्लियर दैट द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल है, एक्स बिलोंग्स टू आर। आप कोई भी रियल वैल्यू यहाँ रखिए, ये रियल फंक्शन है ना, इसलिए तो सबसे पहले रियल और रियल वैल्यूड फंक्शन समझाया। यहाँ पर एक्स की कौन कौन सी रियल वैल्यूज आएंगी, क्या ये कंप्लीट रियल वैल्यू का सेट होगा या फिर ये रियल नंबर्स का कोई सबसेट होगा। तो यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि हमें रियल नंबर्स का कोई सबसेट लेने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट रियल नंबर्स का सेट ही यहाँ पर डोमेन की तरीके से वर्क करेगा, क्योंकि सभी रियल वैल्यूज के लिए, एक्स की सभी रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो इट इज क्लियर दैट द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब हमें डोमेन मिल गया। अब इस डोमेन के लिए देखिए हमारी कंडीशन फिक्स हो गई है। अब इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम रेंज की पॉसिबिलिटीज देखेंगे। डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। नाउ अब हमारा जो रेंज है या फिर जो हमारा इमेज है वो इस रिलेशन से आ रहा है। फंक्शन भी तो एक रिलेशन ही होता है। अब हम क्या करेंगे, हम क्योंकि हमने
इसके रेफरेंस में रेंज फाइंड आउट करनी है। देखिए मैंने कहा था कि डोमेन और रेंज को फाइंड करने का सिंपल सा मेथड है। पहले डोमेन के लिए आप जो है देख लीजिए कि डोमेन के क्या फिजिबल आउटकम्स हैं, वैल्यूज हैं, फिजिबल वैल्यूज ऑफ डोमेन, और उसके बाद आउटकम की पॉसिबिलिटीज देखनी है, कीपिंग इन माइंड द डोमेन रेंज। तो एक्स स्क्वायर को इधर रखिए, अब वाई के लेफ्ट हैंड साइड में अगर ले जाते हैं यहाँ पर 2 को, तो ये आपको मिलने वाला है। ये सिंपल सा जो है एल्जेब्रिक का एक्सप्रेशंस को आप सॉल्व कर रहे हैं 2-3 स्टेप में। एक्स को यहाँ पर रखेंगे एंड ये स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। अब यहाँ से हमें सोचना है कि भाई क्या क्या आपकी इमेज वैल्यूज हो सकती हैं फंक्शन के लिए, ठीक है। रेंज की कौन कौन सी वैल्यूज हो यहाँ पर, रेंज के कौन कौन से मतलब एलिमेंट्स यहाँ आ सकते हैं कि ये जो है आपका डिफाइंड रहे। आपको x क्या था, x आपको सेट ऑफ रियल नंबर्स था, यानी कि ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व होके आपको रियल नंबर ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आपने एक लिमिट लगा दी, एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि y की वो ही वैल्यूज यहाँ पर आ सकती हैं कि इस उन वैल्यूज को यहाँ रखने पर, इस कंप्लीट को सॉल्व करने पर आपको एक रियल नंबर ही मिले, क्योंकि x के लिए आपकी कंडीशन फिक्स है। तो आपको x रियल चाहिए, और x रियल कब होगा, जब ये डिस्क्रिमिनेंट वाला जो पार्ट है y-2 ये आपका या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। नेगेटिव वैल्यूज के लिए आपका अंडर रूट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर आपको देगा, और क्योंकि आप रियल वैल्यूड फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, देखिए पॉइंट टू बी नोटेड, रियल वैल्यूज रियल फंक्शंस को डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कोई रोल नहीं है। तो इट मीन्स आप यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड हैं कि आपका y-2 जो है रियल नंबर होना चाहिए। ये पूरा होल जो सॉल्व होकर रियल नंबर आना चाहिए, उसके लिए आपको y-2 होल नंबर में होना चाहिए। तो x टू बी अ रियल नंबर, y-2 इक्वल होने चाहिए 0 के या ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए मतलब। तो यहाँ से कंडीशन आई कि y आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तो रेंज सिंपल सी आ गई आपकी कि भाई 2 हो सकती है रेंज, और 2 से बड़ी, सॉरी इमेज वैल्यूज। तो इमेज वैल्यू आपकी 2 हो सकती है या फिर 2 से ज़्यादा होगी, और ये जो कंप्लीट सेट होगा ये आपका रेंज होगा, और इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस इंटरवल को शो करते हुए। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे खूब कोशिश करी कि देखिए पहला एग्जाम्पल जिस तरीके से हुआ, बाकी 3-4 एग्जाम्पल जो है वो भी इसी मेथड से होंगे, सिर्फ सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो है स्टेप्स बदल जाते हैं, बट जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करने का, वही यही है कि सबसे पहले हम फिजिबल इनपुट्स को देखते हैं, और फिर उस फिजिबल इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए पॉसिबल आउटकम्स के लिए वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। दूसरा फंक्शन है हमारा, ये देखते हैं दूसरा फंक्शन f(x = y = this)। अब फिर यही वाली कुछ इसी तरह की कंडीशन देखिए यहाँ पर भी आ गई है, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन आई है, यहाँ पर हमें डोमेन फाइंड आउट करने के लिए इस कंडीशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। कंडीशन क्या है कि भाई √9 - x² आपका y है, और y क्या है, आपकी इमेज है, और ये इमेज का जो सेट है आपको रेंज देगा, और आपका फंक्शन कैसा है, रियल वैल्यूड फंक्शन। इट मीन्स ये y आपका क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर का कोई सबसेट होना चाहिए। ऐसा कब होगा, जब ये वैल्यू आपकी 0 हो या फिर 0 से बड़ी हो। तो ये कंडीशन लग गई। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट रियल वैल्यूड फंक्शंस, फंक्शन टू बी डिफाइंड 9 - x² इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। या फिर आप कह सकते हैं कि भाई अब इस x² को उधर ले जाएंगे, तो आपका जो x² है, आपका जो x² है वो लेस देन इक्वल टू 9 होना चाहिए। अब ये तो हो गया, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट हम डोमेन की रेंज या डोमेन की जो वैल्यूज हैं नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो इसको हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, जिसको मैंने नेक्स्ट पेज पर सॉल्व किया हुआ है। तो आइए देखिए, 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये कंडीशन हमारी आई थी, जिससे कि हमारा फंक्शन डिफाइंड हो रहा था। अब हम क्या करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन आउट करा, जैसे या फिर आप समझ लीजिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, जो इनइक्वालिटी साइन होता है वो चेंज हो जाता है। देखिए ग्रेटर देन था, भी लेस देन हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि मेरे को यहाँ पर x माइनस में, x² माइनस में, और वो मुझे पॉजिटिव में चाहिए, क्योंकि मैं x की रेंज फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो जब आपने यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करा तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो गया, जो कि अभी यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हुआ है, और यहाँ पर वैल्यूज आ गई x² - 9 इसको सॉल्व करके। अब आपने x को ही रहने दिया, इसका और 9 को उधर ले गए, और उसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया, जबकि अभी भी साइन जो है कैरी फॉरवर्ड हुआ है, क्योंकि आपने ना माइनस वाले किसी नंबर से डिवाइड करा है ना मल्टीप्लाई करा है। इनइक्वालिटीज का साइन तभी चेंज होता है जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं किसी नेगेटिव नंबर से। और यहाँ से जो कंडीशन आई है वो ये आई है, इसको सॉल्व करके
ये कोई भी जो है 9th 10th का बच्चा समझता है इस बात को। अब यहाँ से आप डायरेक्ट भी जो है डोमेन की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं लॉजिक से, या फिर अगर आपको फर्दर सॉल्व करके इसको फाइंड आउट करना है तो अब यहाँ से इस तरीके से रेंज अपने डोमेन वैल्यूज तक पहुंच सकते हैं। पहले देखते हैं लॉजिक से कैसे। यहाँ पे हमारे को क्या रेंज आई है, हमें डोमेन की क्या वैल्यूज मिलती हैं, एक्स की कौन सी वैल्यूज हैं जो फंक्शन को डिफाइंड रखेंगे, इक्वल टू 3 पॉजिटिव 3 की बात कर रहा हूँ, और लेस देन पॉजिटिव 3। तो देखिए एक्स की वैल्यू या तो इक्वल टू 3 होगी या लेस देन 3 होगी। अब जहां -3 की बात करें तो हम इनइक्वालिटी को पलट के समझेंगे, क्योंकि देखिए जो पॉजिटिव के लिए वही माइनस के लिए थोड़ी रहेगा। तो -3 के इक्वल और -3 से छोटा नहीं होगा। पॉजिटिव के लिए तो ठीक है, पॉजिटिव 3 के इक्वल और पॉजिटिव 3 से छोटा एक्स वैल्यू होगा। जब -3 की बात करेंगे तो पलट दो कि भाई -3 के इक्वल और -3 से बड़ा, तो ये हमारी को रेंज आ गई। ये लॉजिकल तरीके से आ गई। अगर आप इसको और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं और एक मतलब या फिर दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो x² -9 लेस देन इक्वल टू 0 था, इससे हम इधर आ सकते हैं कि भाई हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर्स कर देंगे, a² - b² को ओपन करके, और ये आपका साइन जो है कैरी फॉरवर्ड ही हुआ है, तो यहाँ पर ये आया इस तरीके से। अब हमें क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि भाई ये कंडीशन कब होल्ड करेगी, ये इक्वलिटी कंडीशन कब होल्ड करेगी, जब x की वैल्यू 3 हो या फिर x की वैल्यू -3 हो। और लेस देन की कंडीशन कब होल्ड करेगी, जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखिए हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम डोमेन वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं। फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब ये कंडीशन होल्ड करेगी। इट मीन्स फंक्शन तभी जो है वैलिड रहेगा, डिफाइंड रहेगा जब ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो इक्वालिटी वाली कंडीशंस तो आ गई, लेकिन लेस देन में यानी x किससे लेस देन होना चाहिए, ये अभी हमारे पास नहीं आया है। तो ये तो हमारे पास आ गया कि भाई -3 और 3 के इक्वल हो सकता है, वो तो हमें यहाँ से भी आया था। अब समझने वाली बात है कि लेस देन कब होगा, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये लेस देन 0 कब होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन लेस देन 0 कब होगा। तो ज़रा ध्यान दीजिए, अगर मैंने +3 से बड़ी वैल्यू यहाँ रख दी, +3 से बड़ी, चलो 4 रख लेते हैं एट रैंडम, ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा। और यहाँ पर देखो क्या आएगा, यहाँ पर भी आपने 4 वैल्यू रखी है, ग्रेटर देन 3 रखी है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। लेस देन 0 तो नहीं मिलने वाली, इट मीन्स आप 3 से बड़ी वैल्यूज नहीं रख सकते। मान लीजिए आपने 3 से छोटी वैल्यूज रख दी होती, -3 से छोटी वैल्यूज रख दी होती, तो -3 से छोटा है -4, तो -4 अगर रखेंगे तो ये -1 आएगा, और माइनस और माइनस का -4 और -3 या -7 आएगा, तो माइनस और माइनस के नंबर फिर मल्टीप्लाई होकर आपको पॉजिटिव वैल्यू देंगे। इट मीन्स दिस एक्सप्रेशन टू बी अ नेगेटिव एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन टू बी अ नेगेटिव नंबर, आपकी वैल्यू 3 से बड़ी नहीं हो सकती। 3 से बड़ी होगी तो उस x वैल्यू को जो कि 3 से बड़ी है, +3 से बड़ी है, यहाँ पर और यहाँ पर रखने पर कंप्लीट एक्सप्रेशन आपको ग्रेटर देन 0 आएगा, जबकि आपको लेस देन 0 चाहिए। वहीं पर अगर आप -3 से छोटी वैल्यूज यानी कि -3.5, -3.6, -4, -5 इस तरह की वैल्यूज रख लेते हैं यहाँ पर, तो भी आपको ये नेगेटिव मिलेगा और ये भी नेगेटिव मिलेगा। ओवरऑल वैल्यू आपको मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव मिलेगी, यानी हमारी लेस देन 0 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी जब आप -3 से छोटी और +3 से बड़ी वैल्यूज लेंगे, यानी आपको वैल्यू लेनी पड़ेगी इनके बीच में और इनके इक्वल की तो कंडीशन आई हुई है। तो यहाँ से भी हमें रेंज ये मिल गया। इसको हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि इससे बड़ी वैल्यूज नहीं आएंगी, इससे छोटी वैल्यूज नहीं आएंगी, इसके इक्वल आएंगी और इनके बीच की वैल्यूज आएंगी। तो इसको कैसे करते हैं, जब आपको इक्वलिटी वाले वैल्यूज मिल जाते हैं तो उनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं और फिर यहाँ से प्लस माइनस प्लस इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी क्योंकि लेस देन 0 की कंडीशन है, 0 से लेस देन यानी नेगेटिव, तो ये वाला जो रेंज है नेगेटिव वाला रेंज ये आपको मिल जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मोस्ट ऑफ द फंक्शंस के डोमेन और रेंज के लिए ये वाला लॉजिक लगाया जाता है। आइए रेंज देख लेते हैं। y² = 9 - x² है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम x को अलग कर दें तो ये 9 - y² हो जाएगा, इस तरीके से। उसको फर्दर सॉल्व करेंगे हो जाएगा। तो अब देखिए जो हमारी डोमेन वाली कंडीशन बनी थी वहां पर क्या था कि यहाँ पर y था और यहाँ पर x था, जस्ट अपोजिट हुआ है। यहाँ पर हमने बेशक हम रेंज के लिए सॉल्व कर रहे हैं लेकिन हमें डोमेन जैसा ही एक्सप्रेशन मिला है, यानी हमारे को जो वैल्यूज मिलेंगी वो भी हमारे को, जो रेंज की वैल्यूज मिलेंगी वो भी हमें डोमेन जैसी ही मिलेंगी, यानी हमारा रेंज इसमें लाई करेगा। लेकिन हमारे को एक कंडीशन और है कि x टू बी रियल नंबर हमारा ये पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव के लिए हमारे पास y की वैल्यूज ये आएंगी। लेकिन हमारे को एक कंडीशन और है कि हमारा y जो है ना
y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या थी, हमारा जो y है, ये y, ये तो फंक्शन था हमारा, तो जब हमने डोमेन निकाला तो ये इसी फंक्शन का तो निकाला, इसकी फंक्शन की रेंज की बात हम कर रहे हैं, तो यहीं पर हमारी कंडीशन फिक्स थी कि जो हमारा y है, फंक्शन को डिफाइन होने के लिए y कैसा होना चाहिए, ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमारे पास दो कंडीशन थी कि एक तो हमारी कंडीशन ये आ गई और दूसरी y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इन दोनों को ध्यान में रखते हुए कि y हमारा ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए, इक्वल टू 0 हो सकता है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है, तो इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 0 से तो हमारे को ये कंडीशन आई है, y इक्वल टू 0 से हमें कंडीशन आई, और ग्रेटर देन 0 की कंडीशन ये रही। दोनों को अगर हम इंटरसेक्ट करें तो देखो ना कि हमारी जो y है 0 से बड़ी है, ठीक है, और -3 से भी बड़ी है और +3 से छोटी है। तो अगर आप इसी तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, 3 से छोटी है, 0 से बड़ी है, +3 से छोटी है, -3 से बड़ी है, -3 से बड़ी है, +3 से छोटी है और 0 से बड़ी है, तो ये रेंज आ जाता है हमारे को, ये आ जाता है। तो हमारी रेंज क्या आ गई, 0 से 3 हमारी रेंज आ गई। आइए एक फंक्शन और देखते हैं, f(x = y = दिस। फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड x - 1 - x² नॉट इक्वल टू 0, ये आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ से कंडीशन आ जाएगी कि आपकी x +-1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, x +1 और -1 नहीं होना चाहिए। अगर वो यहाँ पे रखेंगे आप, ये टोटल वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी और फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो डोमेन में जो है सभी रियल नंबर्स आप रख सकते हो एक्सेप्ट, देखिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाए हैं, ये करली ब्रैकेट्स हैं, यानी जस्ट इन 2 वैल्यूज की बात कर रहे हैं, ये कोई रेंज नहीं है, जस्ट 2 वैल्यूज की बात है। रियल नंबर्स में जस्ट ये 2 वैल्यूज हटा दीजिए, बाकी जो सभी वैल्यूज होंगी रियल वैल्यूज वो डोमेन वैल्यूज हो सकती हैं। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज में क्या करते हैं, हम x को अलग कर लेते हैं और y को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, ताकि हम एक्चुअली हम क्या करते हैं, x को y की टर्म्स में लिखते हैं और फिर देखते हैं कि y की कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो हमारे को डोमेन वैल्यूज रियल दें। तो 1 - x² = 1/y, x² = 1 - 1/y और x = फिर इसको स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर लग जाएगा। अब यहाँ पे सीधा सीधा कोई भी बच्चा समझ सकता है कि भाई y की वैल्यू 0 पे नॉट डिफाइंड हो रहा है, यानी कि y की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, यहीं पे पता चल रहा है, यानी रेंज में 0 तो नहीं रहने वाला है। जबकि इसको एक एल्जेब्रिकली भी हम कर सकते हैं, इसको समझिएगा। दिस टू बी डिफाइंड y - 1, देखिए अगर ये दोनों पॉजिटिव हों तो भी ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हमें ये डिनोमिनेटर के अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू, ये हमें एक्सप्रेशन है, ये हमें पॉजिटिव चाहिए। 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 0 देखिए 1 पे हो जाएगा, यानी 1 मैं एक मतलब रेंज में से कुछ वैल्यूज रैंडम चूज कर रहा हूं कि रेंज किस तरह का है। एक्चुअल जो रेंज आएगी वो तो सॉल्व करके आएगी। 1 वैल्यू होगा, 1 के लिए ये पूरा वैल्यू 0 होगा, यानी रेंज में एक एलिमेंट 1 है, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 रखने पर y जो है नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो दिस फंक्शन टू बी डिफाइंड अब इन सभी कंडीशन को एक साथ अगर देखें तो क्या वैल्यूज निकल के आ रही है। देखिए एक वैल्यू तो ये निकल के आ रही है कि y की वैल्यू 1 हो सकती है। ये कैसे सॉल्व होकर आई, ये आपकी यहां से भी सॉल्व के होके आ सकती है जब आप इक्वलिटी को सॉल्व करेंगे, ये यहां से भी सॉल्व होके आ सकती है जब आप इक्वलिटी को सॉल्व करेंगे, तो यानी y की वैल्यू 1 हो सकती है। और क्या होगी, 1 के साथ वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, ये कहां से आया, देखिए यहां से आया ग्रेटर देन 1, और यहां पर y इसको सॉल्व करके ग्रेटर देन की कंडीशन सॉल्व करके यहां पर आया y ग्रेटर देन 0। तो कोई वैल्यू 0 से भी बड़ी हो और 1 से भी बड़ी हो तो वहां पर कॉमन वाला रेंज आएगा 1 से बड़ा। देखो ना y की वैल्यू, देखिए हम क्या लेते हैं, इसका इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन, और जो हमारे पास रेंज आती है उनका यूनियन। तो हमारी जो y की वैल्यू है 0 से बड़ी है और y की वैल्यू हमारी 1 से भी बड़ी है, तो उसमें ये वाला कॉमन पार्ट आ रहा है, यानी 1 से बड़ा। तो y की वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से बड़ी हो सकती है। तो ये रेंज तो हमको यहां से आई। और क्या हो रही है, y की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, बट 0 से छोटी होगी, तो 0 के बराबर तो नहीं हो सकती, बट 0 से छोटी वैल्यूज होंगी। तो 0 से सभी छोटी वैल्यूज और 1 और 1 से बड़ी वैल्यूज का जो यूनियन वाला सेट होगा, इसमें इस रेंज में जो नंबर्स आएंगे, इस यूनियन वाले सेट में जो नंबर्स आएंगे वो हमारा रेंज है, ठीक है। और ये y लेस देन 0 कैसा है, देखो y - 1 लेस देन 0, यानी कि y आपका
इक्वल टू 1, ये तो इक्वलिटी के साइन से आ गया, ठीक है, यहां पर भी आ गया। और y लेस देन 1 भी है, y लेस देन 1 होना चाहिए। y कैसा होना चाहिए? लेस देन 1। वो इसको सॉल्व करके आया, y माइनस 1 लेस देन 0 होगा तो y आपका लेस देन 1 होगा। समझो y, अब देखो 1 से छोटा है और y 0 से भी छोटा है। y आपका 0 से भी छोटा है, 1 से भी छोटा है और 0 से भी छोटा है, तो 1 से भी छोटा है और 0 से भी छोटा है, तो ये वाला आपका कॉमन पार्ट आएगी, y 0 से छोटा है। तो इस तरीके से हमें ये रेंज मिल गया। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि डोमेन और रेंज के ऊपर मैंने इस वीडियो में रखा है। वो है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक है लॉजिकल तरीका, ठीक है, वहां पर हम थोड़ा लॉजिक लगाएंगे कि भाई एक्स की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, और फिर अगर हम एक्स की ये वैल्यूज रख सकते हैं तो फिर वाई की क्या वैल्यूज निकल कर आएंगी। तो इट इज क्लियर दैट द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। देखिए एक्स की आप कोई भी वैल्यू यहां पे रख लीजिए, कोई भी रियल वैल्यू यहां रख लीजिए, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो आप एक्स की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, ये फंक्शन डिफाइंड रहने वाला है, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर है। आप कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू रखें, आपको यहाँ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, वो पॉजिटिव वैल्यू 1 के साथ ऐड होकर पॉजिटिव रहेगा। ऊपर एक्स स्क्वायर है तो वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो हमारी जो डोमेन है वो रियल नंबर्स आ गया। दूसरा, फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 0, लॉजिकल मेथड है। अब अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की क्या वैल्यू आएगी? y की वैल्यू 0 आएगी। देखो x की वैल्यू 0 रखोगे तो उसका स्क्वायर 0, और 1 प्लस में 0 का स्क्वायर 0, यानी कि आपको 0/1 मिलने वाला है, तो 0/1 0। यस, फॉर x इज इक्वल टू 0 y 0 होगा। लेकिन अगर आप 0 के अलावा कोई भी रियल वैल्यू अगर डोमेन में रखते हैं, 0 के अलावा कोई भी डोमेन में आप वैल्यू रखते हैं, तो आपको जो ओवरऑल सॉल्व होके आएगा वो y आपको लेस देन 1 मिलेगा, y इज इक्वल टू अ नंबर लेस देन 1। ऐसा क्यों? देखो अगर आप यहाँ पर, मैंने यहाँ पे वैल्यूज रखी हुई हैं, यहीं पे देख लेते हैं। अगर आप 1 रखते हो तो आपको y मिलेगा 1/2। कैसे? 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 2, और 1 का स्क्वायर 1, तो 1/2। अगर आप 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 4 प्लस 1 5, 4/5। यानी जो वैल्यू ऊपर मिल रही है आपको, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर भी 9 और एक 10, यानी आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा a अपॉन में a प्लस 1। जो वैल्यू आपको न्यूमरेटर में मिलेगी उससे एक ज़्यादा आपको डिनोमिनेटर में मिलेगी, और जब आपकी डिनोमिनेटर वैल्यू न्यूमरेटर से बड़ी होती है तो आपको वैल्यूज लेस देन 1 ही मिलती हैं। और 0 के लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर आप डोमेन की वैल्यू 0 में से मतलब आप मतलब जो है एक्स वैल्यू 0 रखते हैं तो आपको y 0 मिलेगा, सिर्फ ही 0 के लिए। बाकी सभी एक्स वैल्यूज के लिए, बाकी सभी रियल वैल्यूज के लिए आपको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक बड़ा आने वाला है, और आपकी ओवरऑल जो फंक्शन वैल्यू है वो लेस देन 1 रहेगी। यानी आपकी रेंज यहां से सेट हो जाती है कि आपकी रेंज की वैल्यू 0 हो सकती है और 1 से बड़ी नहीं आएगी, 0 से छोटी नहीं आएगी, यानी 0 और उससे बड़ी और 1 से छोटी। बस लॉजिकल तरीके से ये आ गया। x की वैल्यू 7 रखी रैंडम, तो देखो क्या आएगा, ऊपर 49 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, और नीचे 49 से एक ज़्यादा 50। इसको आप अगर आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के सॉल्व करा है, ठीक है, एक्चुअल डिवीजन नहीं करा, थोड़ा सा इसको इस तरीके से सॉल्व करा, तो वैल्यू 0.98 आई है, लेस देन 1 है। कोई भी बच्चा समझ जाएगा कि यहाँ से लेस देन 1 ही वैल्यू आनी थी, बट मैंने वो वैल्यू क्या होगी लेस देन 1 वो भी मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बताई हुई है। तो रेंज हमारा क्या आ गया? 0 हो सकता है। फॉर x इज इक्वल टू 0 y 0 रहेगा। बाकी x की कोई भी रियल वैल्यू ले लो आप 0 के अलावा, आपको फंक्शन जो है लेस देन 1 नंबर देने वाला है, 1 से कोई छोटा नंबर देगा। तो हमारी रेंज आ गई। तो डोमेन क्या हुआ? रियल नंबर्स। रेंज क्या हुआ? ये सेट। अब देखते हैं एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में क्या है कि भाई हमारा फंक्शन है। एल्जेब्रिक मेथड में हम ये देखेंगे कि हम देखिए डोमेन तो फिक्स है कि डोमेन यहाँ पर हमारा जो है रियल नंबर्स ही है, डोमेन तो फिक्स हो गया। अब रेंज हम देखेंगे इसकी, तो क्योंकि हमें डोमेन के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डोमेन तो हमें क्लियर पता चल रहा है कि रियल नंबर्स का सेट ही हमारा डोमेन है। रेंज के लिए देखेंगे, तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं कि एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और बाकी जितने भी वाई के एक्सप्रेशन है उन्हें हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो अगर जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अब मैं फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करके,
तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा, उसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये आएगा, उसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो फिर इस तरीके से ही आने वाला है। ये तो कोई भी बच्चा कर लेता है, 11th क्लास स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप अल्टीमेटली कहाँ तक पहुंचना चाह रहे हैं? आप लेफ्ट हैंड साइड में जस्ट आपको x बचे और राइट हैंड साइड में y में कोई एक्सप्रेशन बचे, तो वो एक्सप्रेशन आपका ये होगा। अब आप सोच रहे ये क्रॉस कैसे हुआ? देखिए, जब मैं इसे सॉल्व कर रहा था तो मैं यहाँ पे माइनस साइन पुट करना भूल गया, इसलिए मिस्टेक मुझसे हुई, जिससे कि मेरे को एक ऐसा एक्सप्रेशन मिला जिसके लिए मुझे फर्दर सॉल्व करने के लिए गया रेंज के लिए, तो मेरे को वैल्यूज डिजायर्ड वैल्यूज नहीं मिली। क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमने कई सालों से हम सॉल्व करते आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि भाई ये रेंज वैल्यूज मेरे को वो क्यों नहीं मिल रही हैं जो आती हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो फिर मैं दोबारा ऊपर चेक करा तो मैंने देखा कि यहाँ पे माइनस लगाना भूल गया था। फिर मैं दोबारा इसको माइनस लगाया, फिर जो वैलिड एक्सप्रेशन आता है एक्स का वो ये रहेगा, एंड दिस फंक्शन टू बी डिफाइंड। अब ये जो फंक्शन मिला है, ये रेंज का जो फंक्शन मिला है, यहाँ पे हम रेंज की क्या वैल्यूज रखें कि हमारा एक्स जो है रियल रहे। ये तो मैंने बताया था डोमेन रेंज में क्या देखना होता है कि भाई हम एक्स पहले पता कर लेते हैं कि डोमेन हमारा कौन सा सेट है, वो यानी कि वो रियल नंबर से या रियल नंबर्स का मतलब कौन सा सबसेट है, और उसके बाद इसको ध्यान में रखते हुए हम y के लिए पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करते हैं कि भाई ये बना रहे, ये सेट अपने जगह पर वैलिड रहे, और फिर हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं y के लिए। तो दिस फंक्शन टू बी डिफाइंड, एक तो y इज इक्वल टू 0 आपका हो सकता है। कैसे? y अगर आप 0 रखोगे तो आपको होल ये 0 वैल्यू मिलेगी, 0 आपको y इज इक्वल टू 0 के लिए मिलेगा, तो ठीक है। दूसरा, अगर इसको डिफाइंड होना है तो ये दोनों डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और 1 माइनस वाई। देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था ना, इस वजह से मैं इसको 1 माइनस वाई नहीं लिखा, इसको मैंने y प्लस 1 लिखा हुआ है, क्योंकि पहले वैल्यू हमारी जो है कुछ उसी तरीके की आई थी। ठीक है, तो हमारा 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो यहाँ पे मेरे को इसको जस्ट एक स्टेप सॉल्व करूं तो यहाँ से वैल्यू आती है कि y लेस देन 1 होना चाहिए। अब मेरे पास क्या वैल्यूज आई कि y ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और y लेस देन 1 होना चाहिए। तो इनका अगर मैं इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूं तो मेरे को क्या इंटरसेक्शन मिलेगा? देखो, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 से बड़ा 1 से छोटा, तो मेरे को ये सेट जो है इंटरसेक्शन का मिल रहा है। दोनों को अगर मैं 0 से पॉजिटिव होने की कंडीशन लगाऊं तो मेरे पास जो दो कंडीशंस आती हैं वो आती है, एक y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एक 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और इसको सॉल्व करके आता है रिजल्ट ये, यानी कि इन दोनों के पॉजिटिव होने की कंडीशन में मेरे को दो रिजल्ट आते हैं, y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और y लेस देन 1 होना चाहिए। y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y लेस देन 1 होना चाहिए, तो उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ये वाला रेंज है। ठीक है, और अब एक कंडीशन और देखते हैं, दोनों का नेगेटिव होने में क्या हो रहा है। दोनों का नेगेटिव में तो y नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि लेस देन 0 होना चाहिए, और 1 माइनस वाई भी लेस देन 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन आ रही है। अब क्या यहाँ पर भी कोई इंटरसेक्शन मिल रहा है? देखते हैं। y ग्रेटर लेस देन 1, सॉरी y लेस देन 0, y ग्रेटर देन 1, कोई इंटरसेक्शन मिल रहा है? नहीं, कितना भी बढ़ा लो कोई इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, यानी यहाँ से रेंज के लिए कोई भी हमारे को सेट नहीं मिल रहा, नो इंटरसेक्टिंग पार्ट। और यहाँ पर हमें ये इंटरसेक्टिंग पार्ट मिला। अब इस इंटरसेक्टिंग पार्ट में हमारे 0 और 1 इंक्लूड नहीं है, बट यहाँ पे अलग से हमने लिखा हुआ है कि y 0 हो सकता है, तो 1 तो नहीं होगा, बट y 0 भी होगा, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो ये हमारे पास रेंज आई है। ये वाली रेंज तो यहाँ से आई है, और जब हमने उसमें ये कंडीशन और ऐड कर दी जो कि यहीं पे देखते ही पता चल गई थी, तो वो हो गया हमारा कि 0 के इक्वल हो सकता है रेंज, 0 से मतलब रेंज वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है और 1 से छोटी होगी, और इस बीच में आएगी। और अगर आप याद करें तो पिछले पेज पर जब मैंने उसको लॉजिकली निकाला था तो यही बात निकल के आई थी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैसा रिलेशन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, एक छोटा है, या फिर डिनोमिनेटर एक बड़ा है, ऐसे समझ लो। तो वैल्यू हमेशा जो हमारी आएगी कैसी आएगी? लेस देन 1 आएगी। तो देखिए y हमारा लेस देन 1 ही आएगा। और 0 किस कंडीशन में था? y 0 कब था? जब हमारा x 0 था। मैं लॉजिकल वे की बात कर रहा हूँ, जब लॉजिकल मेथड से मैंने इसको करा था। तो देखिए इस तरीके के और भी कई फंक्शंस हो सकते हैं जिनके डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के लिए आपको एग्जाम में आ सकता है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने का वो यही है कि आप x के लिए कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे, x की वो वैल्यूज के लिए सॉल्व करेंगे जिसके लिए आपका फंक्शन डिफाइंड हो। एक बार जब आपको x की वैल्यूज मिल जाती हैं, फिर आप देखेंगे कि भाई x की वैल्यूज ये बनी रहें, वैलिड रहें,
तो हमारे पास क्या रेंज की पॉसिबिलिटीज़ है, उसको फिर हम फाइंड आउट करेंगे। तो यही तरीका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी जो है मेहनत करके नोट्स बनाए, तो आप भी जो है पूरा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि चैनल आगे बढ़े और इस तरह की वीडियोस में इन फ्यूचर लाता रहूं। ये रिलेशन एंड फंक्शंस का पार्ट 2 था। ये चैप्टर मैंने 2 पार्ट्स में कवर करा है। पार्ट 1 पहले आ चुका है, प्लेलिस्ट में है, और ये पार्ट 2 में आज अपलोड करने जा रहा हूँ। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एज अ होल कंप्लीट चैप्टर को कवर करते हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस को आप अपने तरीके से भी अपने लेवल पे भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका ये चैप्टर अच्छे से जो है कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक यू।